Okay. So, hello everyone, I'm Swastika Bhattacharjee, and today my topic is OPC, one person company. So, as per section 2 clause 62 with section 3 of the Companies Act 2013, OPC is the one person company, which is the company where there is only one person as a member. So, how the name of the one person company has to be written? For example, if there's a private company, it will be ABC PVT, ABC Private Limited. For public company, it will be ABC Limited. But for OPC, it will be ABC Private Limited in brackets OPC. Now, second, how many members should be there? There should be one member and one nominee, where the member has to be an individual, and it can be resident or non-resident, whatever it is. But there has to be one member and one nominee, where the member can also become the nominee of the company. What is the maximum limit of the company? There are two conditions to meet. The two conditions are the paid up share capital of the company has to be maximum 50 lakhs, and the turnover of the company has to be maximum 2 crores. Both the conditions has to be satisfied, then only the company will be internet connection. Am I audible? Swastika, continue. क्या Yes. करे हाँ, okay, I'm done. Yes. ఇది There are two conditions, which is the paid up share capital has to be maximum 50 lakhs, and the turnover has to be maximum 2 crores. Both the conditions has to meet. Now, in Form INC 5, if one of the condition is breached, then the company within 6 months has to either has to compulsorily convert itself to a private company or a public company. And if both the conditions are breached together, then there is no other option. The OPC in Form INC 6 as per rule 6 in any private public. And the last, all the OPCs cannot. थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है. It's okay. नितेश, आप हो? ओके. स्वास्तिका भट्टाचार्य फिर से आ चुके हैं. स्वास्तिका, आप कंटिन्यू कर पाओगे या फिर? ओके. सो आशुतोष, आप अपना टॉपिक शुरू कर दो. स्वास्तिका का थोड़ा नेट इशू है, वो बाद में कर लेंगे. आशुतोष. सॉरी बट आज तो कोई टॉपिक अलॉट नहीं हुआ था मुझे. बट मैंने कल के लिए दो टॉपिक जो प्रिपेयर किए थे, एक फॉरेन अकाउंट और एक कंपनीज अकाउंट के बेस, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं. ओके. फॉरेन अकाउंट्स जो है वो आपने ना जो बताना था कि कंपनीज में कौन कौन सी चीजें होती हैं, वो अलॉट कैसे करनी है, वो चीज बता दो आप. आपने जो देखे थे ना समझा नहीं मैं. बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स कितने कितने, कौन कौन से, कैसे कैसे कंपनी अपॉइंट करती है डायरेक्टर्स को, वो चीज. ओके ओके ओके, समझा. राइट. तो ओके, तो कंपनी में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, राइट? तो सबसे पहले कंपनी में हम प्रमोटर से चालू करते हैं, जो कि प्रमोटर कंपनी का बहुत मेन होता है. वो बताता है कि का कंपनी किस बेसिस पे चलेगी. फिर होते हैं डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स हमें मेनली, अगर पब्लिक और प्राइवेट की कंपनी के अलग अलग डायरेक्टर्स होते हैं.
मिनिमम में। और फिर हमारे पास शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कि पब्लिक में अनलिमिटेड होते हैं और प्राइवेट में लिमिटेड होते हैं। फिर हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, जो कि मेनली ऑडिटर्स होते हैं कंपनी के। फिर हमारे पास सीएस होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, जो कि ऑल लॉ बेस के काम जो करते हैं वो सब अंडर सीएस के आता है। और उसके बाद सीएमए होते हैं, जो कि मेनली कॉस्ट अकाउंटेंट हो, जो कि वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, कि मेनली हर कंपनी सीएमए प्रिफर्ड नहीं करती। उनके अकॉर्डिंग टू वर्क प्लेस कंपनी प्रिफर करती है सीएमए। और उसके बाद होते हैं कंपनी कंपनी के जो बेसिस है उसमें एमओए एओए होती है, और उसके बाद होती है एनसीएलटी, आरओसी, और और रजिस्ट्रार ऑफिसर्स। ये मेनली कंपनी के बेस होते हैं। राइट राइट राइट। और एनीथिंग एल्स लेफ्ट कंपनीज के रिलेटेड? अ, और क्या बताओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है आपने सारी चीजें कवर कर ली ऑलमोस्ट। नेक्स्ट टॉपिक देता है मेरे को। आयशा, आपने इनकम टैक्स का बेसिस किया है? हाँ सो ओके, आयशा आप कंटिन्यू करिए अपने टॉपिक के साथ। आशुतोष, आप म्यूट कर सकते हो। हाँ। यस, कंटिन्यू आयशा। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स, both the things are there, direct and indirect tax. Direct tax is levied on a person on his personal income or a wealth which is created by him, whereas indirect tax is levied on person, but it is, am I clear? It is covered by SSE, who it is covered from an SSE who passes such burden. We are not paying directly the GST. Example, GST, when we purchase a thing on that product, we don't pay directly to the government. We pay to the for the shopkeeper from where we are purchasing. Whereas direct tax, we directly pay on our income to the government. So direct tax and indirect tax. These are the two types income tax के नीचे. Then next, direct tax consists of two schemes, like new scheme and new regime and old regime. Okay, old regime we have different slab rates. New regime we have different slab rates. Okay, coming to income tax. Income tax consists of five things, like Income Tax Act, Finance Act, notification, circulars, judicial decisions. Okay, what is income tax rules? These are the rules which tells about what क्या होना चाहिए. Rules tells about क्या होना चाहिए. Income tax law tells us tells out what is there. We should follow that. Okay, Finance Act. Finance Act is an amendment which will be coming in every year in the month of February, which will be proposed by finance minister. Okay, first the finance bill will be passed in Lok Sabha, Rajya Sabha, then president approves the signature so that it will be applicable for that particular year. Okay, in Finance Act there are notifications and circulars. Notifications are issued by central government. They are binded on all the persons through CBDT. CBDT is Central Board of Direct Tax. Whereas circulars are not binded on all. If we wish, we can follow the circulars. Okay, and next, so why judicial person is not so important in CA2, so I'm not going to explain it. नेक्स्ट, व्हाट इज असेसमेंट ईयर? असेसमेंट ईयर इज पिछले साल की इनकम क्या है वो असेस करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर में. तो व्हाट इज प्रीवियस ईयर? जो रनिंग ईयर है. असेसमेंट ईयर जो पिछले साल की इनकम क्या है वो असेस किया जाता है. नेक्स्ट, new regime is also called as default regime. Old regime is also called as optional regime. So I quickly इनकम tell the इनकम टैक्स लगाने की पावर जो सेक्शंस देते हैं वो भी मेंशन कर दीजिए। क्या है वो. 246 एंड 265 सेक्शंस है ना?
Income Tax Act. Okay, I okay, don't know that. continue, continue. Okay. Continue. Okay, I'll continue. In income tax, as per old regime, there are tax slab rates. Okay, for up to 2.5 lakhs, there is nil. From 2.5 lakhs to up to 5 lakh, it is 5%. Up from 5 lakh to up to 10 lakh, it is 20%. More than 10 lakh, it is 30% in old regime. Whereas coming to new regime, आयशा, आई गेस तो आप you know, थोड़ा, आपको चेक करना चाहिए, नहीं है? ओके, ऑलमोस्ट हो चुके हैं बेसिक्स। सो कृतिका, इट्स ओके, नितेश इट्स ओके। सो कृतिका, आप कंटिन्यू कीजिए। आयशा, आप म्यूट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कृतिका, यस। Hello, am I audible? ऑडिबल कृतिका, गो अहेड। ओके, सो मेरा टॉपिक है अनएक्सप्लेन्ड इनकम। सो उसके लिए सबसे पहले अनएक्सप्लेन्ड इनकम होती क्या है, हम पहले वो देखेंगे। ठीक है, तो अनएक्सप्लेन्ड इनकम के लिए जब हम रिटर्न भरते हैं, तो रिटर्न भरने के बाद जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो चेक करता है बुक्स ऑफ अकाउंट की एक्चुअल रिटर्न से, दोनों मैच करते हैं। ठीक है, जिसको हम ऑडिट बोलते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑडिट करने के बाद क्या करती है, अगर उसको कुछ भी इनकम या एक्सपेंस अनवांटेड दिखती है या फिर ऐसा दिखता है कि ये रेगुलर में नहीं है, तो उस पे वो क्या करती है, वो कंपनी को या तो बताती है कि वो एक्सप्लेन करो, या फिर रेड मारती है, रेड करती है उसके यहाँ पे जहां से वो इनकम या फिर एक्सपेंस है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कुछ टाइप ऑफ इनकम हमारे को मिलती है। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 69 जो कि है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी को मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको अगर कोई इन्वेस्टमेंट मिल रही है जिसके बारे में वो पूछेगी, जिसने जो कंपनी है उससे पूछेगी कि ये इन्वेस्टमेंट आपकी कहाँ से आई और कितने की है। अगर इन्वेस्टर जो है वो अगर उस इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन कर देता है प्रॉपरली, तो जो एओ है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। और अगर इन केस वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो जितनी भी अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो पूरी की पूरी हमारे इनकम में जुड़ जाएगी, और वो फुल्ली डीम्ड इनकम मान के टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है 69B, जो कि है सिमिलर है 69 से, जो कि है इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड। इसमें भी हमारे को इन्वेस्टमेंट मिलती है, बट ये क्या होता है ना, इसमें जैसे हमारे पास 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है लेकिन हमने उसको 800 की दिखाया है, तो अगर एओ इसका एक्सप्लेनेशन मांगेगा एज यूजुअल, और उसको एक्सप्लेनेशन अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी, तो पूरा का पूरा 1,000 रुपए क्या करेगा, टैक्सेबल कर देगा डीम्ड इनकम मान के। ठीक है, उसके बाद हमारे को मिलती है 69A, जो कि है अनएक्सप्लेन्ड मनी। अब अनएक्सप्लेन्ड मनी में मनी का जैसे हमारे को कुछ डेफिनेशन दिया गया है इनकम टैक्स, जिसमें बुलियंस, ज्वेलरी, मनी और जो भी हाई अमाउंट वैल्यू जो सामान आता है वो सारा आ जाता है मनी में। ठीक है, अब वो जो अगर कंपनी के पास या किसी भी एक पर्सन के पास जो अगर कुछ वैल्यूएबल सामान मिल जाता है और उसका कोई एक्सप्लेनेशन है, जैसे मेरे घर पे मैंने मार्बल लगा रखा है। ठीक है, और मैंने अपनी फाइलिंग करी और मैंने उस पे वो मार्बल का जिक्र ही नहीं किया कि हाँ इतने एक्सपेंसिव मार्बल मैंने लगा रखे। अब रेड हुई, उसने वो क्या देखा, उसने ये मार्बल देखा, ये मार्बल अब क्या है, महंगे हैं बहुत ज्यादा। तो ईओ क्या करेगा, इसका एक तो एक्सप्लेनेशन मांगा कि आपने ये क्यों नहीं दिखाया, और अगर नहीं दिखाया तो इसकी प्राइसिंग कितनी है। अब डेफिनेटली वो महंगा है, इसलिए क्या होगा, वो हमारे इनकम को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकता है। तो ईओ उस टोटल कॉस्ट होगा उसका, अनएक्सप्लेन्ड मनी जो होगा, वो टोटल पूरा हमारे डीम्ड इनकम में ऐड हो जाएगा और फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब 69C में क्या होता है, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, जिसमें क्या होता है कि ऐसा कोई खर्चा जो कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि वो हमने क्यों किया, कैसे किया। जैसे कि एग्जांपल, अभी जैसे हमारी कंपनी है तो हमने 200 करोड़ की चाय बेच दी, मतलब हमारी कंपनी, हमने 200 करोड़ की चाय पिला दी किसी को। अब बताओ ये कहाँ से, कोई लॉजिक नहीं है इसका। अब एओ देखेगा, ये एओ बोलेगा कि ये कहाँ से, क्या कर रहे हो, तो इतनी चाय पी रहे हो, वो अपना पूरा। अब भाई तुम्हारी कंपनी 100 करोड़ की, तुम 200 करोड़ की चाय पिला रहे हो, तो ये कैसी कंपनी है।
तो अब ये क्या करेगा, एओ उसकी ऑडिट करेगा और वापस से क्या करेगा, उसको इनकम में ऐड कर देगा, और जितना भी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिला है वो डिडक्शन वो कैंसल आउट हो जाएगा, डिडक्शन उसको नहीं मिलेगी और डीम्ड इनकम मान के टैक्सेबल हो जाएगी 200 करोड़। अब आता है 69D, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। अब हुंडी क्या होता है, हुंडी होता है एक अकाउंट पे चेक टाइप का होता है जो पहले टाइम पे चलता था, अब जिसको बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। अब उसमें क्या होता है कि हम किसी को हुंडी देते हैं और हमारे को वो इनकम मिलती है। अब हमने क्या किया है, किसी को एवी बिना किसी बिजनेस के हमने वो हुंडी दे दी है, ठीक है। अब हुंडी का क्या होता है कि एक लिमिट होता है, जैसे 2 लाख 3 लाख वैसे करके। अब हमने हुंडी दिया है 2 लाख और हम उससे पैसे ले रहे हैं 3 लाख रुपए, तो भाई 1 लाख रुपए तुमने एक्स्ट्रा क्यों लिया और सामने वाले ने 1 लाख रुपए तुम्हें एक्स्ट्रा क्यों दिए, उसका कोई एक्सप्लेनेशन दो। अगर तुम्हारे पास एक्सप्लेनेशन है तो ठीक है, अगर एओ से सेटिस्फैक्टरी, उस एओ को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है, तो वो पूरा का पूरा अमाउंट जो 3 लाख रुपए है वो क्या करेगा, डीम्ड इनकम मान के टैक्सेबल कर देगा। अब जो लास्ट सेक्शन है वो है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में क्या होता है कि जो एसएससी है वो क्या करता है, किसी को रैंडम भी ट्रांसफर कर देता है। एग्जाम्पल, अभी मैंने क्या किया, मैंने किसी रत्नागर में बैठे रमेश को 2.5 लाख रुपए भेज दिए। अभी पता नहीं वो रमेश कौन, रत्नागर किधर, अभी मेरा उससे कभी कुछ लेना देना हुआ नहीं है, कभी कोई बिजनेस हुआ नहीं है, कभी कुछ हुआ नहीं है। तो एओ क्या करती है, मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होती है ना, वो 4-5 साल की जो फाइलिंग होती है, जीएसटी रिटर्न्स होती है, वो एक साथ लेके बैठी होती है। अगर आपने कभी पीछे रत्नाकर के रमेश को कुछ ट्रांसफर नहीं किया है और अभी आप अचानक से इतनी ज्यादा अमाउंट उसको भेज रहे हो और कुछ आप उससे ले नहीं रहे, कुछ बिजनेस उससे कर नहीं रहे, तो आपने क्या रिश्तेदारी निभाने के लिए उसको भेजा है। तो वही वो देखने के लिए क्या करेगी, अब वो उस रमेश से पूछेगी कि भाई तू, तेरे को इतने पैसे कहाँ से आए। अभी मैंने उसको क्या कर रखा है, मैंने सैलरी के तौर पे उसको दिखा रखा है कि हाँ मैंने रमेश को सैलरी दी है। अब रमेश की भी फाइलिंग की जाएगी, रमेश का भी ऑडिट किया जाएगा। अब पता चल रहा है रमेश रत्नागर में बैठ के किसी राजीव चौक पे पान की दुकान चला रहा है, तो हम उसको कैसे, अब क्यों उसको तुम 3 लाख रुपए दे रहे हो। तो ये अब क्या हो जाएगा, ये पता चल जाएगा एओ को, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको पता चल जाएगा कि 3 लाख रुपए है, ये डिफॉल्ट किया गया है, तो पूरी की पूरी इनकम क्या की जाएगी, वापस से ऐड की जाएगी और उसका जो डिडक्शन है वो कैंसल आउट किया जाएगा और उस पर टोटल डीम्ड इनकम मान के हम टैक्स लगा देंगे। बस हो गया खत्म। कृतिका टैक्स रेट बताओ कितना लगता है, हाँ जी। कितना टैक्स रेट लगता है वो मेंशन कर दो। ये तो ओ सॉरी, हाँ। हाँ हाँ है ना, हाँ वो हाँ, है है मेरे ना, को पता है। है ना, हाँ। 60% आई गेस। 60%, 25%, प्लस 4%। हाँ देखो वही वैसा ही, वही यस, वो मेंशन कर वही दो। वही। ये पार्ट में कट कर दूंगा। बता तो दिए, हो तो गया। बताओ, आप बताओ ना, आपके मुंह से अच्छा मेरा सुन। कंफर्म नहीं है, मेरा कंफर्म नहीं है, वही इशू है। आप आप बोलो। बता दो। 60% टैक्स मेरा लगता है। 60% प्लस 20%, 25% ट्वेंटी प्लस फाइव 4%। परसेंट 25% प्लस फोर फोर सर्च परसेंट चार्ज है ना वो 4%। 25%। बहुत अंधेरी चल रही है बाहर, पर्दा मुंह पे 4 बार बजा मेरे। ओके, सो सेवेंटी एट हाँ परसेंट इन एग्रीगेट बन जाता है वो। ओके, हाँ, मिल गया। एक सेकेंड, सिक्सटी जल्दी। परसेंट अनएक्सपेक्टेड जो इनकम आता है उस पे 60%, उसके बाद उस पे सरचार्ज लगता है और उसके बाद उस पे 4% एचईसी। राइट। थैंक यू सो मच कृतिका, इट वाज सो एक्सीलेंट स्पीच ऑफ यू, थैंक यू सो मच। नितेश, नेक्स्ट टॉपिक इज योर। बाय कृतिका आप जा सकते हो, कृतिका की आज गेस्ट विजिट थी। बाय गाइस बाय। बाय बाय बाय। सो नितेश, गो अहेड, अनम्यूट कीजिए। रुको नितेश, आप म्यूट हो, आप म्यूट हो। ओके ओके ओके, फिर ठीक है। एम ऑडिबल? मेरा टॉपिक है गवर्नमेंट कंपनी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है क्या। तो अपन को इस पे ये समझना है कि कोई भी कंपनी है तो उसको अपन कब गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे, ठीक है। तो अपन डेफिनेशन पे जाते हैं अगर, तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 45 बोलता है गवर्नमेंट कंपनी का, डेफिनेशन देता है। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब इसको अपन समझते हैं क्या बोल रहा है।
अगर कोई कंपनी है, उसका शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल मान लो 100 है, उसका 51% गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास मतलब गवर्नमेंट दो है, जैसे अपना सीजी हो गया और स्टेट गवर्नमेंट। तो या तो दोनों साथ में मिलके ले ले, या तो सीजी अकेले ले ले, या तो आपका स्टेट गवर्नमेंट जो है वो साथ में ले ले। तो अगर 51% लेती है, जैसे अपने पास कंपनी के पास 100 था, तो उसका अगर 51 लेती है, तो ये इसको अपन बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। और एक पे और इस पे एक और जो की पॉइंट है, गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड्स ए कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। मतलब अगर मेरे मैं गवर्नमेंट कंपनी हूँ, मेरे मैंने एक सब्सिडरी बना ली है, भले ही वो मतलब गवर्नमेंट नहीं, मैंने मतलब गवर्नमेंट ने उस पर होल्ड नहीं कर रहा है, फिर भी वो गवर्नमेंट कंपनी माने जाएगी, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट कंपनी हूँ और मैंने सब्सिडरी बनाई, तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी। दैट्स ऑल। परफेक्ट नितेश, परफेक्ट। थैंक यू। सानिया आई नहीं है तो स्मॉल कंपनी भी आप बताओगे। यस, बट आप म्यूट हो, अनम्यूट करने के बाद बताना। ओके। नाउ परफेक्ट। यस। स्मॉल कंपनी, स्मॉल सेक्शन 2 सब क्लॉज 85 जो ये इसकी डिफिनेशन देता है, स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी। मतलब स्मॉल कंपनी अगर बननी होगी तो आपको पहले तो पब्लिक कंपनी नहीं बनना होगा, मतलब आपको प्राइवेट होना पड़ेगा। अगर पब्लिक बनेंगे तब तो आप बाहर होगे पहले से, तो आप प्राइवेट हो। अब आपको स्मॉल बनने के लिए क्या कंडीशन है? फर्स्ट तो फ्रीड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 4 करोड़। मतलब अगर आप आज मतलब बिजनेस स्टार्ट किया है आपने, तो आपका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सेकंड, आपका जो टर्नओवर है, ऑफ टर्नओवर ऑफ विच एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपका जैसे आज ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, आपको लास्ट वाला फाइनेंशियल ईयर का पेनल अकाउंट उठा के देखना है कि मेरा 40 करोड़ से मेरा प्रॉफिट ज्यादा ना हो, तब आपको स्मॉल कंपनी बोलेंगे। और स्मॉल कंपनी क्यों अपन बोलना इसको प्राइवेट कंपनी को मतलब बोल रहे हैं कि स्मॉल कंपनी बोल रहे हैं, क्योंकि हम कुछ रिलैक्सेशन इस पे देना चाह रहे हैं प्राइवेट कंपनी को। तो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल करती है तो अपन बोलेंगे स्मॉल कंपनी। इस पे एक प्रोविजन आता है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू। मतलब जो भी सेक्शन 2 सब क्लॉज 85 पे लिखा है वो इस चीज पे नहीं लगेगा। एक होल्डिंग कंपनी पे नहीं लगेगा, होल्ड या सब्सिडरी कंपनी पे, या एक सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं लगेगा, और या तो बॉडी कॉर्पोरेट है उस पे नहीं लगेगा। ये सेक्शन 285। या दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू सो मच। अभी एच यू एफ उदय का टॉपिक है। उदय, एच यू एफ बताइए। उदय अनम्यूट कीजिए। उदय आप लाइव पे हैं? हाँ। Hello, voice are. यस, यू आर ऑडिबल उदय। So the term HUF stands for Hindu Undivided Family, and it comprises all successors of a common man and ancestors, including their wives and their unmarried daughters. Okay, uh, it includes Jain, Sikhs, and Buddhist family, but it does not include Muslim family. So अपने सी इंटर में तो इतना ही बता रखा है एच के बारे में, ज़्यादा इसको रिलेवेंट माना नहीं गया है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इनकम टैक्स एक्ट में आता भी नहीं है। इसके लिए एक अलग से लॉ होता है जो कि है हिंदू लॉ। ओके, सो अपन पढ़ते हैं सेक्शन 6 क्लॉज 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रेसिडेंशियल स्टेटस, कि अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट उसका है ना, तो वो आउटसाइड इंडिया होगा ना, तो उसको नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। और अगर उसका पार्टली और फुली इन इंडिया है ना, तो उसको रेसिडेंट बोला जाएगा। ठीक है। और फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ रिलेटिव एज इन देयर relative case for exemption or something, any member of HUF can be regarded as relative. Okay, so there are some tax exemption in intertax. Okay, so first there is separate deduction under section 80G of donation for donation, and second separate deduction under section 80C which says कि इंश्योरेंस प्रीमियम होगा ना, तो उसको आप मैक्सिमम अप टू 1.5 lakhs तक ले सकते हो without tax deduction. Okay, and third, an HUF an HUF or individual of HUF can claim deduction under section 80G
80D for payment of health insurance up to rupees 25,000 paid for its own or itself or spouse and their dependent children or their parents. Okay. And last, an HUF can claim any capital gain exemption under section 54F by investing in residential housing प्रॉपर्टी. और एक और होता है कि ना अपन सैलरी जो होती है ना, जो करता होता है, जो मेन को पार्टनर वगैरह जो हेड करता है, उसकी सैलरी पे डिडक्शन होता है, उस पर टैक्स अलाउ नहीं होता. और इनके 2.5 लाख तक की सैलरी पे इनके वो डिडक्शन होता है, जो कि इंडिविजुअल HUF AOP भी है सबके पे होता है. सो HUF का तो इतना ही बता रखना अपने. दैट्स ऑल. उदय, एक दया बागा और मिताक्षरा जो स्कूल है वो भी आपने पढ़े हैं? ये तो CMA में था ना, CMA फाउंडेशन शायद, या फाउंडेशन, CA फाउंडेशन में. वो भी बता दीजिए साथ में अगर आपको याद हो, दया बागा और मिताक्षरा में. एक सेकंड. जो मिताक्षरा स्कूल होता है ना, उसमें जो उनका सन होता है किसी फादर का, वो उसके पास राइट होता है कि वो प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर ओनली. वेयर इज जो दया भागा सिस्टम है, उसमें ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ फादर के पे ही वो क्लेम कर पाएगा. लाइक जब तक मिताक्षरा में तो फादर जब तक है तब तक वो कर सकता है, और दया भागा में आफ्टर जब फादर की डेथ होगी तभी वो क्लेम कर पाएगा प्रॉपर्टी पर राइट्स वगैरह. परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू सो मच उदय. नेक्स्ट है कोई यहाँ पे जिसकी स्पीच हो? ओके. Hello, हाँ. मेरा है. am I audible? यस, यू आर ऑडिबल. हु आर यू? I am Dev. ओके, साक्षी. देव. देव साक्षी दोनों मत बोलो. देव आप कंटिन्यू करो. Ladies first, bro. ओके साक्षी आप कंटिन्यू करो. साक्षी, Yeah. पब्लिक कंपनी. यस, थोड़ा जल्दी प्लीज. जो बेसिकली पब्लिक कंपनी जो होता है, हम जो स्टडी कर रहे हैं कंपनी लॉ, उसके हिसाब से सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन 71 जो रहता है, कंफ्यूज मत कर लेना कि 71 है या फिर 72 है. वो है फिर 71 जो सेक्शन सब सेक्शन 71 जो है, वो हम डिसाइड करते हैं. पब्लिक कंपनी जो बोलता है कि which is not a public which is not a प्राइवेट कंपनी, मतलब जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है. और हैज पब्लिक कंपनी मिनिमम हैव a paid up share capital which is minimum up to 5 lakhs. अब पेड अप शेयर कैपिटल हम जो भी प्रिस्क्राइब करे हुए रहेंगे वो पब्लिक कंपनी में डिसाइड करेंगे. आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ मैं? यस यस, ओके. जल्दी. अरे मेरा कैमरा वर्क नहीं कर रहा. यू आर विजिबल. साक्षी उसको एक जगह रख दीजिए. ओके. मुझे कुछ दिखाना था. मे भी आप बाद में ग्रुप में फोटो सेंड कर दीजिएगा. इट्स ओके, आप बोल के बता दीजिए. हाँ. ओके. मैं वैसे ही बोल देती हूँ. यस. जो पब्लिक कंपनी रहता है ना, आप मान लीजिए पब्लिक कंपनी ए जो है, ये ये जो है ये एक पब्लिक कंपनी है. पब्लिक प्राइवेट मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और उसका सब्सिडरी कंपनी है बी लिमिटेड. और वो ए जो है वो कंपनी बी लिमिटेड में होल्ड करता है 90% शेयर्स. 90% शेयर्स होल्ड करता है. तो तभी हम मान सकते हैं कि यहाँ पे वो डीम्ड पब्लिक कंपनी है. मतलब 60% जो जिसे भी हम उसे प्राइवेट कंपनी नहीं बोल सकते. मतलब वो बी प्राइवेट लिमिटेड है ना, इसके वजह से हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बोल सकते उसको.
90% होल्ड करने की वजह से उसको हम बोल सकते हैं पब्लिक कंपनी। थैंक यू सो मच साक्षी। देव, आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो गाइस, तो आज मेरा टॉपिक है लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी। तो यस। पहले हम देखते हैं लिस्टेड कंपनी क्या है। कि लोगों को ऐसा लगता है कि डोमिनोज की फ्रेंचाइज इंडिया में है और कोका कोला की फ्रेंचाइज या फूड चेन या कोई भी कह लो इंडिया में है तो वो लिस्टेड कंपनी होगी, पर ऐसा नहीं है। वो जुबिलेंट फूड नेटवर्क या फिर वरुण बेवरेजेस के साथ जॉइंट वेंचर करके इंडिया में अपना बिजनेस कर रही है। तो देखते हैं लिस्टेड कंपनीज क्या है। कि कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 52 में कहा है कि लिस्टेड कंपनी इज अ बिजनेस एंटिटी, कि जो अपनी सिक्योरिटीज या तो फिर वो स्टॉक्स हो सकते हैं या फिर डिबेंचर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करते हैं। ऐसी कंपनी को लिस्टिंग रेगुलेशन सेट फोर्थ बाय रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज कि सेबी के द्वारा किए गए कानूनों का पालन करना होता है। दे आर लिस्टेड ऑन। तो ऐसी लिस्टेड कंपनीज है जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, HDFC बैंक है, इन्फोसिस लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और कई सारी है। These companies have their securities listed on Bombay Stock Exchange or National Stock Exchange. Additionally, being listed on a stock exchange allows this company to raise fund by selling their shares to the public. ऐसी लिस्टेड कंपनीज में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ बास्केट, इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के द्वारा इनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। और यस। बात करते हैं हम अनलिस्टेड कंपनी की। अनलिस्टेड कंपनी में दो तरह की कंपनी आती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी रेफर्स टू अ पब्लिक कंपनी दैट डज नॉट हैव इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। एक भी स्टॉक एक्सचेंज में उनकी सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है। और फिर आती है प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज whose securities are not listed on any stock exchange is called unlisted private company. Examples are Swiggy और Razorpay। थैंक यू सो मच। मैं अभी फिर आपकी सारी एग्जांपल्स नोट डाउन करूंगा। अभी लाइव बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली क्योंकि